हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और आपके भारी डिमांड पर जैसे आपका एक ज्यादातर सवाल रहता था कि गुरुदेव आप क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री भी शुरू करिए ना। ठीक है, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी डिमांड पूरा करिए। अब सर रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल वो तड़प जो आपके अंदर है सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की, वो तड़प मिटाने के लिए ला रहे हैं सर हम आपके लिए जो भौतिक विज्ञान के टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक जो मैंने 50 में इंक्लूड किया है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी तो यहीं से होगा ना। वो 50 टॉपिक साथ ही साथ ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मेरी सर गारंटी है, ये सीएम की गारंटी है, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सभी टॉपिक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स का। वो चाहे हम बात करें बहुविकल्पी की, बात करें अतिलघु उत्तरी की, बात करें लघु उत्तरी की, बात करें हम विस्तृत उत्तरी की। विस्तृत उत्तरी में हम इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और एक चीज और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया करेजा कर लो जो सब्सक्राइब। और टारगेट है यार लाइक का, भाई साहब लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग शेयर और नहीं करते, अरे गुरुदेव शेयर कर लीजिएगा। और इसका सर पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल यस के मिशरी पर मिलेगा। यस के मिशरी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो यस के स्टडी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। एक चीज और, yskmstudy.in, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई साहब yskmstudy.in से जाकर नोट्स आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सर अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक करके हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी सर, बहुविकल्पी की। किसकी सर बात करेंगे, बहुविकल्पी की। पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होता है कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन सर इसके साथ साथ परिभाषा भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक सर हमें याद कैसे रहेगा। ये सब आपके फिजिक्स में आए हुए प्रश्न है। नहीं ट्रस्ट है तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र उठा लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आए हुए। भरोसा नहीं है ना तो उठा लीजिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को भी देखेंगे जो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा परिवर्तन है जो तब होता है जब एक आवेश इकाई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। ये तो आप सभी को याद रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है सर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो उपयोग आमतौर पर परमाणु और उप परमाणु कणों की ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कण बहुत छोटे होते हैं और इन कणों पर लगने वाले बल बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। धनावेशित वस्तु में होती है। जो धनावेशित वस्तु में क्या होती है भाई साहब, न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, या फिर प्रोटॉनों की कमी होती है। तो धनावेशित जो वस्तुएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है सर, कमी होती है। उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, कमी होता है। किस कारण होता है, किस कारण होता है, तो वे आवेशों के कारण होता है। चलिए आप देख लेते हैं आवेश का कारण क्या है। तो किसी भी पदार्थ का परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अच्छा, धनात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, तो उस पर कुल धनात्मक आवेश होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनावेशित कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो प्रोटॉनों की संख्या से क्या है,
अधिक है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से क्या है, अधिक है, तो वहां पे वो ऋणावेशित होती है। तो धनावेशित में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। तो वहां पे क्या होगा, धनात्मक आवेश, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होगी वहां पे ऋणात्मक आवेश होगा। तो ये बहुविकल्पी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ध्यान देना, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 घाते -19 जूल होता है। जब आपको जूल दिखाई दे तो वो किसका है, ऊर्जा का होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह ऊर्जा का इकाई है। जब इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है तो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसी विद्युत विभवांतर से हम लोग क्या करें, गुजार दें, तो जितना वो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे आया वेग, कोणीय वेग और विभव। अब इनका मात्रक क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। अगर हम वेग की मात्रक की बात करें तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। याद कर लीजिए हमारे साथ, अगर कोई पूछे आपसे वेग का मात्रक क्या है तो मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड यानी कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जो विभव होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। हम लोग ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से खोल के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सर जो दिया है उसी को लाए छाप दे। भाई साहब, अगर हम आपको कोई चीज पढ़ाएंगे तो वो चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही हम वो भी आपको समझा दें, बता दें, रटवा दें। तो रटवाने से काम नहीं चलेगा सर, हमें समझना है, चीजों को प्रॉपर वे में याद करना है। जब तक हम सब प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। अगर बहुविकल्पी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव किया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो जब तक पता नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं तब तक कैसे बताएंगे कि ऊर्जा होता है, कैसे बताएंगे ऊर्जा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल हो गया। अब जूल जो है ऊर्जा का होता है तो चौथा ऑप्शन हो गया। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और बचे, वेग, कोणीय संवेग और विभव। इनके बारे में मैंने यहाँ पे सर डिफाइन कर दिया। तभी तो मजा आएगा सर पढ़ाई का। पढ़ाई का मतलब ही होता है करेजा, चीजों को बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके समझना। ऊपर ऊपर से समझेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए हमें डेप्थ तक जाना है और उसके अंदर घुस के हमें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे, किसी आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र, अब 4 ऑप्शन है, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ घटता है। अगला यहाँ पे, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। अगला यहाँ पे, गोले के भीतर अधिकतम होता है और बाहर क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, कम होता है। लेकिन सर होता क्या है, लेकिन सर होता क्या है, अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले गोले के भीतर देखेंगे और गोले के बाहर देखेंगे, फिर कंपेरिजन करेंगे। गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना, गोले के भीतर भीतर सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसका कारण यह है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जब गोले को आवेश दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाए। अब वही गोले के बाहर देखें तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम गोले से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम गोले से दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है और यह कूलाम के नियम के अनुसार होता है। तो ये चीज आप लोग ऑप्शन के साथ याद रखिएगा। अब हम विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प क्या था, दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प, सब हम लोग अब देखेंगे। पहला विकल्प अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से गलत होगा। क्यों गलत होगा,
क्योंकि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, कभी भी शून्य नहीं होता है। विकल्प तीसरा, तो यह आंशिक रूप से सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। और जो विकल्प चौथा है यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, अधिकतम नहीं होता। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। अब समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपके सामने रखा हूं और चीजों को डिस्क्राइब भी किया हूं, चीजों को क्या किया हूं, डिस्क्राइब भी किया हूं। राइट ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा सर। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना सर, दूसरा वाला। यार क्लिक नहीं हो रहा है, लगता है कोई इशू होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा रेजा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। चलिए पांचवा यहाँ पे है सर, पांचवा यहाँ पे क्या है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है, या सब जगह शून्य होता है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम धातु आवेशित के गोले के पृष्ठ के अगर अंदर की बात करें तो सभी बिंदुओं पर शून्य होता है। क्या शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो सभी जगहों पर क्या रहेगा, शून्य ही तो रहेगा अगर हम लोग अंदर जाएंगे। बस वही है कि जब किसी धातु के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश गोले की सतह पर सीमित रहता है और गोले के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जब गोले को आवेश दिया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो जाता है। बस क्लियर है। अब यहाँ पे जो आप विकल्पी हैं उसको आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा विकल्प गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है या बढ़ता नहीं है, बल्कि यह क्या होता है, शून्य होता है। अब विकल्प तीसरा देखेंगे तो गोले के अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान गोले के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चौथा वाला राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, देखिएगा, आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, तो किसी भी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न वो नहीं करता, क्योंकि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान किसी भी बिंदु पर क्या होता है, शून्य होता है। भाई साहब वही क्वेश्चन है, एग्जामिनर थोड़ा सा उसको लपेट के अलग अलग चीजों में डिस्क्राइब किया है। नहीं विश्वास है तो वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश खोल लीजिए, वहां पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने के मिल जाएंगे। और दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर का जो है आपका वैद्युत क्षेत्र उसमें मिल जाएगा आंसर। आवेशित खोखला गोला किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसका कारण यह है कि गाउस के नियम के अनुसार एक खोखले गोले के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला यहाँ पे सातवां प्रश्न है, सातवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन सर तीन ऑप्शन और बच रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। इसको भी देख लेंगे यार किसका मात्रक है, टेंशन मत लो यार। इसीलिए ना यार एसटीएम स्टडी पर जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा एक अच्छे लेवल का और तर्क के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, कुछ भी समझा दे रहे हैं, आपको पता लगा समझ में नहीं आया क्लास भी खत्म हो गया कर जा, ऐसा होने वाला नहीं है, टेंशन मत लेना। इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स होता क्या है थोड़ा ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को क्या होता है, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप है। यह भी किसी क्षेत्र में, कौन, यह वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप है। इसका मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है और इसे अंग्रेजी के अक्षर के डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू बी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे तीन बहुविकल्पी बच रहे हैं, मैं बोला ना बहुविकल्पी को एकदम खोल डालेंगे, टेंशन मत लेना। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन प्रति कूलम, ये किसके मात्रक, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग वोल्ट प्रति मीटर देखें तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट इंटू मीटर यह कोई मात्रक है ही नहीं है, फर्जी में दे दिया एग्जामिनर। न्यूटन प्रति कूलम यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
मात्रक होता है क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का आप सूत्र क्या लिखेंगे? अगर अगर आपसे कोई बोले कि सर वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, क्योंकि इस पे आपको न्यूमेरिकल आता है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई बराबर ईए इंटू कास थीटा, ईए इंटू कास थीटा। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स, जिसका मात्रक वेबर होता है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स इट। और थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अविलंब के बीच का क्या बना? कोण है। cos थीटा भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ये आपका एक आ जाता है, तो थीटा बराबर ये हो जाता है, क्योंकि अगर, चलिए इसको बाद में समझा देंगे। अब आपका क्या यहाँ पे अति लघुत्तरीय सरल प्रश्न है। अब ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सर अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है। किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। यानी कि एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति में हमें क्या करना है? एमकेएस पद्धति में हमें वैद्युतशीलता को अपसाइलन 0 से दिखाते हैं, का हमें बीमा लिखना है। तो एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड में पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मात्रक हमें ज्ञात करना है। तो अगर इसका मात्रक निकालना है, क्या बीमा निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। बीमा भाई साहब हम डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे, लेकिन फेल हो जाता दिमाग, इसलिए पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो वैद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है अपसाइलन 0 बराबर क्यू स्क्वायर अपान एफ एल इंटू एल स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है ना। अपसाइलन 0 बराबर क्यू स्क्वायर अपान एफ इंटू एल का स्क्वायर होता है। अच्छा, जहां पर क्यू क्या है? वैद्युत आवेश है, जिसका बीमा क्या होता है? ए इंटू टी होता है। एफ क्या है? बल है, जिसका बीमा क्या होता है? एम एल टी पावर -2 होता है। एल क्या है? लंबाई है, जिसका मात्रक क्या होता है? एल होता है। और सभी का बीमा इसी मिला के भाई पुट कर दो। ठीक है सर, हम इसको सभी बीमा को यहाँ पे मैं डाल दिया। जब डाल दिया और सॉल्व किया, तो जो वैद्युतशीलता का जो बीमा निकल के आया वो कितना आया सर जी? वो आया आपका अपसाइलम नॉट इक्वल टू एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर -2 निकल के आया, एक पावर 2 निकल के आया, बस दैट्स इट। और यही आपका क्या है सर? आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर देना। प्रश्न नंबर 3 है सर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ध्यान देना। वैद्युत द्विध्रुव को दो उदाहरण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव के दो उदाहरण आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको ध्यान दीजिए। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यही यहाँ पे है Q1 Q2, यही क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा पहला आवेश, ये हमारा दूसरा आवेश। समझ में आ रहा है करेजा? इसके दो उदाहरण क्या हैं? जैसे कई अणु, जैसे जल, अमोनिया अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अणु इत्यादि वैद्युत द्विध्रुव के रूप में क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया गुरुदेव। प्रश्न नंबर सर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि दो आवेशित कणों के जो बीच है, उनकी बीच की दूरी क्या कर दें हम लोग? आधी कर दें, हाफ कर दें, आधा भाग दे दो 2 से, तो उनके बीच क्या बल लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार देखें तो यह बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम दूरी क्या कर दे? आधी कर दे, यानी कि जो R यहाँ पे है इसको आधा कर देंगे, R स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो K इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। और R के स्थान पे मैंने दूरी क्या कर दी? आधी कर दी।
तो r/2 के पावर 2 सॉल्व करिए, के बराबर Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर और 2 दूनी 4। अब ये किस में है, ये गुणा में है, ये भाग में, किस में चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणते के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर, इसी के बराबर है ना। तो रख देंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितने गुना हो जाएगा भाई साहब, 4 गुना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बस 4 गुना हो जाएगा। देखिए एफ क्या बल है कि एक नियतांक है, Q1 Q2 दो आवेश बीच की दूरी है और आर कणों के बीच की दूरी है बस। अब जहां पे आर है वहां पे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे r/2। फिर जो हमने अभी एफ माना था, अब हम यहाँ पे एफ डैश मान लेंगे। क्यों एफ डैश, क्योंकि हमें एफ निकालना है, वही बल निकालना है ना। तो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और आर के स्थान पे r/2 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर अपान 4 फिर यहाँ पे करेंगे, फिर इसके स्थान पे हम पूरा एफ को ही रख देंगे तो 4f। अर्थात यहाँ पे इसीलिए यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे क्या, नहीं। किसी वैद्युत पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। उदाहरण के लिए दो समान आवेशों जैसे दो समान धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, लेकिन वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। यह इस कारण होता है कि उन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और परस्पर जुड़कर शून्य नहीं होते, जबकि वैद्युत विभव उस बिंदु पर एक दूसरे को रद्द कर सकता है और वह शून्य नहीं हो सकता। और यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वैद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम लिखिए अथवा कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, ध्यान देना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मान लीजिए दो बिंदु आवेश है यहाँ पे Q1 और ये क्या आपका Q2 है, दोनों के बीच लगने वाला बल F और इनके बीच की दूरी R। दैट्स इट। गणितीय रूप में देखेंगे तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। दैट्स ऑल। यही क्या है, कूलाम का नियम है। यही क्या आपका कूलाम का नियम है, जहां F क्या है, वैद्युत बल है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, R दोनों आवेश के बीच की दूरी है और एप्सिलॉन 0 क्या है, यह निर्वात वैद्युत क्षेत्र की शीलता है जो कि स्थिरांक है। और निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। तो किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश उसके आवेश और उसके द्रव्यमान का क्या होता है, अनुपात होता है। अर्थात विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगला यहाँ पे है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। भैया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, ध्यान देना। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वही है Q1 और Q2। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, पहला ये दूसरा है। वह यह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगला आपका क्या सर, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार करके रख के ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट करवा देंगे, टेंशन मत लेना। पहला प्रश्न है यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अथवा में वैद्युत फ्लक्स का क्या अभिप्राय है, आप लोग इसका मात्रक लिखना है। सबसे पहले परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो दो परिभाषा मैंने बताया है। इसका सर मात्रक देखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, और इसे वोल्ट इंटू मीटर भी कहा जाता है। वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और वोल्ट मीटर भी कहते हैं किसको, वैद्युत फ्लक्स को। इसका अगर हम गणितीय रूप मतलब फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ds और वैद्युत क्षेत्र E और उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds, जहां ये क्या है आपका, ये समाकलन है, बोले तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ध्यान देना। और जो ये क्या है, डॉट उत्पाद को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखें हम लोग इससे रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स से, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को अंदर से बाहर की ओर पार करती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को बाहर से अंदर की ओर पार करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं तो फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इसकी दो विशेषताओं का आपको लेख भी करना है। चलिए, अथवा में समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, अथवा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पेपर में आया हुआ सब प्रश्न आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। चल देखते हैं समविभव पृष्ठ होता क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहला, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, प्रायः लंबवत होती हैं। लिखना चाहते तो डिटेल में लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब होती है। इसका कारण यह है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती हैं, एक परीक्षण आवेश को पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य करना पड़ता है, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होता है, विरुद्ध होता है। अगला है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल का मान हर बिंदु पर समान होता है, इसलिए समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान देना। एक आवेशित चालक का एक पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट समविभव पृष्ठ पर होती है। समविभव पृष्ठ के क्या क्या महत्व हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं, वैद्युत विभव की गणना करने में करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर सर यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है। क्या यहाँ पे, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकुलाम आवेश को गति कराने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब इस पृष्ठ पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, मतलब रन ही नहीं करेगा कुल मिला के। अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सूत्र देखेंगे, किसी आवेश Q को एक वैद्युत क्षेत्र बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर Q इंटू V2 माइनस V1, जहां W क्या है, किया गया कार्य, Q क्या है, आवेश, और यहाँ पे देखेंगे V2 क्या है, बिंदु B पर वैद्युत विभव, V1 बिंदु A पर वैद्युत विभव। चूंकि समविभव पृष्ठ के लिए यहाँ अगर देखें हम लोग, तो जो V2 है वो किसके बराबर है, V1 के बराबर है। V2 जो V1 के क्या है, बराबर है। अगर समविभव पृष्ठ के में V1 V2 के बराबर है तो V1 माइनस V2 होता है। अगर हम यहाँ पे V2 के स्थान पे V1 रख देंगे, कट के कितना हो जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो जब इसको 0 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। दैट्स द आंसर। निष्कर्ष क्या निकलेगा, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को गति कराने से किया गया कार्य शून्य होता है, इसीलिए 500 माइक्रोकुलाम आवेश को समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर किया गया कार्य क्या होगा सर, शून्य होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, सर प्रश्न नंबर 4 के यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी को परिभाषित कीजिए।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? यह वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तब प्राप्त होती है जब उसे 1 वोल्ट के वैद्युत विभव अंतर के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। सरल शब्दों में अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणित 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे तो निकल के आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 घात -19 जूल। ये -19 है सर। ये माइनस क्या है सर? 19 है। 19 जूल। अगला प्रश्न यहाँ पे, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको देना है। चलिए देखते हैं सर, संधारित्र क्या होता है? अभी हम आपको फिगर भी दिखा देंगे। संधारित्र कैसे होता है? देखिए यहाँ पे, यही है संधारित्र। आप देखे होंगे इसका फिगर, इसका चित्र आप लोग देखे होंगे। चलिए देखते हैं सर, संधारित्र होता क्या? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वैद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है। और इसे एक साधारण भाषा में समझे तो संधारित्र एक छोटी सी बैटरी की तरह होता है जो वैद्युत ऊर्जा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और फिर जब जरूरत होती है तो उसे वापस दे सकता है। ये संधारित्र का क्या होता है? काम होता है। संधारित्र की संरचना की बात करें तो संधारित्र आमतौर पर दो धातु प्लेटों से बना होता है जिन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इन प्लेटों के बीच एक वैद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और ये क्या है? संधारित्र है। यही सर संधारित्र हैं जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। संधारित्र बाद में मत बोलना सर। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर बोलते हैं इसको। संधारित्र की धारिता क्या होती है? ध्यान देना, इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी संधारित्र की धारिता उसमें संग्रहित आवेश और उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। सूत्र C बराबर Q/V होता है, जहां C क्या है? धारिता जो कि फैराड में नापी जाती है। Q क्या है? संधारित्र में संग्रहित आवेश जो कि कूलाम में होता है। V क्या है? संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर जो कि वोल्ट में होता है। तो सर यहाँ पे मैंने सर आधे घंटे में बात करेंगे, 31 मिनट में मैंने आपका पूरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सर मैंने करवाया है, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, रिपीटेड हैं। इसलिए सर आप इसे तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल 70 में 70 सर इसको स्कोर करना चाहते हैं तो ये सब पढ़ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, बाय बाय।